सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हौसले बुलंद होने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो, एकमात्र पसंदीदा शो का, यानी कि जनमत का सुपर प्राइम टाइम शो जनमत में आपका स्वागत है, जहां हर खबर पर पोल के माध्यम से हम भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपको हम एक वोट जरूर देते हैं, पोल जरूर देते हैं। उसमें आप जब भाग लेते हैं, मुद्दों में आपकी भी सहभागिता रहती है और किसी कार्यक्रम में पूरे भारत में, पूरे विश्व में ऐसा नहीं होता है। चलिए आज के मुद्दे आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। आज आपके लिए किन मामलों को हम लेकर आए हैं। देखिए, इस्लामिक आतंक का दंश, ये कॉन्गो में आतंक चल रहा है, जहां पर कितने ही लोगों की मौत हो गई है। यहां से यानी अफ्रीकी देशों से तो खबरें ही नहीं आती आपके सामने, जहां पर इतनी ज्यादा हिंसा होती है। लेकिन आज इसका विश्लेषण जनमत में बनता है, ये बताएंगे। फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ये खबर तो आपको बताएंगे विस्तार से, कॉन्गो में आतंकी। लेकिन भारत में टेस्ला, अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबर है, लेकिन ये पूरी की पूरी भारत से जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। भारत में टेस्ला को बनाना होगा, यानी कि भाई मेक इन इंडिया करना होगा। थोड़े से ट्रंप नाराज हो गए हैं इलॉन मस्क से, कहते हैं अनफेयर है, ये गलत है हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भारत में बनेगा उसी का स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई टैरिफ की बात पे सब कुछ ट्रंप की ही मान ली गई, मोदी जी का मैजिक भी चला है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मुद्दा तो आपको भारत में टेस्ला का बताएंगे और फिर भ्रष्टाचार का शीश महल। और देखिए, भ्रष्टाचार के शीश महल में बात ही आई है कि दिल्ली की नई मौजूदा मुख्यमंत्री यानी बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी, और इसको म्यूजियम तक की बात जो है वो सामने आई है। और आज भव्य यमुना मैया की आरती की तस्वीर भी आपने देखी थी। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, और क्या खास है यूपी का बजट। यूपी से जो विधानसभा से जो तस्वीरें आ रही थी, जो एक तरीके से वार पलटवार का सिलसिला था, गर्मजोशी से एक तरफ से हमले होते हैं, वहां पर जवाब भी उतनी ही तरीके से दिया जाता है। क्या हुआ था बजट को लेकर, बजट में क्या खास है, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण है, अब बजट में क्या उनका है। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज यानी 20 फरवरी को विधानसभा में राज्य का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जो कुल 8,08,736 करोड़ रुपए का है। यह बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में व्यापक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं और धार्मिक पर्यटन को प्राथमिकता दी है। बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। आपको बता दूं कि जिनमें गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और सोनभद्र से जोड़ने के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब इसके अलावा और क्या खास है, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे और मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे जैसे अहम प्रोजेक्ट्स के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। अब प्रयागराज इतने लोग जा रहे हैं तो सड़कें भी और बेहतरीन हो जाएं। एक्सप्रेसवे की झड़ी एक तरीके से आप कह लीजिए, अहम प्रोजेक्ट्स के लिए बजट आवंटित किया गया है। इसी के साथ ही प्रदेश सरकार ने 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही योगी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब इसके अतिरिक्त जो है मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजा और अन्य प्रमुख मंदिरों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। टेम्पल इकोनॉमी के बारे में आपको फिर कभी बताएंगे। लेकिन देखिए, जो कहते थे कि भाई मंदिरों में जाने से क्या आर्थिक उन्नति होगी किसी देश की, तो आपको अब प्रयागराज का मॉडल हर किसी को, बच्चे बच्चे को समझ में आ गया है कि इतने लोग जब आते हैं किसी स्थान पर तो व्यापार कैसे नहीं बढ़ सकता। अब देखिए, इन प्रयासों से उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान बना सकेगा और बना चुका भी है काफी हद तक। अब बजट के बाद तो और बेहतरी होने वाला है। सूबे के सालाना बजट में मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना की भी घोषणा की गई है, जो उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा युवाओं के लिए मुख्यमंत्री जो अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। हर जिले में एक जनपद एक खेल योजना के तहत खेलो इंडिया सेंटर
स्थापित किए जाएंगे और वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम और मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। वहीं सरकार ने किसानों का भी पूरा ध्यान रखा है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए फसल बीमा, सोलर पंप योजना और गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 11% बजट आवंटित किया गया है। इसके साथ ही जीरो पॉवर्टी अभियान यानी कि गरीबी मुक्ति अभियान कह लीजिए इसको, उसके तहत गरीब परिवारों को आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उनकी आय बढ़ाई जाएगी, इनकम बढ़ाई जाएगी, जेब में पैसा आए उनके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 4%, स्वास्थ्य के लिए 6%, शिक्षा के लिए 13% का आवंटन किया गया है। अब देखिए, इस बजट में धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों का संतुलित मिश्रण है। यह बजट उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा में ले जाने का कार्य करेगा और राज्यवासियों के जीवन स्तर में सुधार भी लाएगा। तो उत्तर प्रदेश का बजट है, सबसे बड़े राज्यों में से एक का उत्तर प्रदेश का ये जो बजट है, इसका क्या असर होगा वो आपको दिखाएंगे। आइए इसी बीच आपको दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कुछ करें लाइव पीसी सबसे पहले आपको दिखाते हैं जनमत में। सर्विसेज, फाइनेंस, रेवेन्यू, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, विजिलेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्लानिंग एंड अदर डिपार्टमेंट नॉट एलोकेटेड टू एनी अदर मिनिस्टर। श्री प्रवेश साहेब सिंह वर्मा, PWD, लेजिस्लेटिव अफेयर्स, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, वाटर एंड गुरुद्वारा इलेक्शंस। श्री आशीष सूद जी, आपके पास होम, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। सरदार मजिंदर सिंह सिरसा जी के पास इंडस्ट्रीज, फूड एंड सप्लाईज, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। रविंदर सिंह इंदर जी के पास सोशल वेलफेयर, वेलफेयर फॉर SC एंड ST, कॉपरेटिव्स एंड इलेक्शन। श्री कपिल मिश्रा, लॉ एंड जस्टिस, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज एंड टूरिज्म। पंकज कुमार सिंह, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये विभाजन है हम सभी का, अलग अलग विभागों को कार्य जो बांटे गए। आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने मुख्यतः 2 बड़े एजेंडाज पे डिस्कशन किया और उन्हें पास किया, जिसमें सबसे प्रथम आयुष्मान योजना, जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉपअप के साथ 5 लाख का टॉपअप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो आज हमने यहाँ पास की और बाकी चीज़ों पर डिस्कशन किया, बाकी भी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत जल्द
एक एक को आकार देकर के हम उसे पास करेंगे और आप सभी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे। तो आयुष्मान योजना अब दिल्ली की जनता के लिए खुलने के लिए तैयार है और दिल्ली की जनता को मैं बधाई देती हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बनाई, उनके आते ही आप सभी के लिए आयुष्मान योजना जो कि फैमिली भी और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी, दोनों योजनाओं को हम पूरी तैयारी के साथ उसको पब्लिक के बीच में लेके आने के लिए उसे अप्रूव कर दिया गया। थैंक यू। मैम, जो आयुष्मान योजना है, 5 लाख का टॉपअप को किस कैटेगरी को दिया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर थोड़ा देख सकते हैं? जो कैटेगरी है इसके लिए, आयुष्मान योजना के लिए, वो प्रिसाइज है उसमें और उसी कैटेगरी को वो दिया जाएगा। इसके लिए हम आपको डिटेलिंग दे देंगे और जितने भी लोग हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ MOU करना होगा। तो आज हमने अपनी ओर से फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पूरी कर दी है बहुत जल्द, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने कुछ कोर्ट में लिटिगेशन भी इसके खिलाफ डाला था, तो उसको भी हमने वापस लेने के लिए अपनी ओर से प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। तो वो सारी प्रोसीडिंग पूरी होते ही हम लोग इस योजना को पब्लिक डोमेन में ले आएंगे। विधानसभा सत्र को लेकर क्या प्लानिंग, कब से होगा, कैसे होगा, कुछ अभी हमने प्रपोज डेट्स कुछ निकाली है, तय होते ही आप लोगों को जानकारी देंगे। उसमें भी ऐसा है, उस योजना पे भी आज हमारा डिस्कशन हुआ है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो तय करने वाली है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन हम उसे किस कैटेगरी को और कहाँ देंगे, तो वो उसके लिए भी आज हमारी चर्चा हुई है। उसमें अभी और भी डिस्कशंस की जरूरत है, उसको हम अगली मीटिंग के साथ संपन्न करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो आपने अभी सुना, जो मंत्रालयों का बंटवारा था वो हो चुका है कैबिनेट बैठक के बाद। अब आशीष सूद के पास क्या है, वो मनजिंदर सिंह सिरसा के पास उद्योग, सिविल सप्लाई और साथ ही साथ तमाम मंत्रालयों का बंटवारा जो बहुत महत्वपूर्ण था। इंदिराज के पास सोशल वेलफेयर विभाग और साथ ही साथ कपिल मिश्रा को कानून, श्रम, रोजगार विभाग, ये मंत्रालयों का आवंटन जो है वो कर दिया गया। ये लीजिए एक बार ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको पूरा बता दें, दिल्ली कैबिनेट बैठक में विभागों का बंटवारा हो चुका है, विभाग तय हो गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता जी के पास सामान्य प्रशासन विभाग रहेगा, तो सीएम के पास ही, और वित्त और राजस्व विभाग भी सीएम के पास, राजस्व वित्त। प्रवेश वर्मा के पास PWD रहेगा, महत्वपूर्ण है, सिंचाई, जल, ये प्रवेश वर्मा के पास भी है मंत्रालय, और साथ ही साथ आशीष सूद के पास गृह, ऊर्जा, शिक्षा विभाग। तो आशीष सूद को भी अहम जिम्मेदारी, मनजिंदर सिंह सिरसा के पास उद्योग, सिविल सप्लाई जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय, रविंद्र कुमार इंदिराज के पास सोशल वेलफेयर विभाग। तो आवंटन भी जो किया गया है, और कपिल मिश्रा को कानून, श्रम, रोजगार विभाग जो है वो दिया गया। और आज पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में हमने आयुष्मान योजना को अपने ओर से अप्रूव करके, अपनी कैबिनेट मीटिंग से अप्रूव करके उसे आगे प्रोसीड कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महिला सम्मान योजना को पहली कैबिनेट में पास करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देखिए, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। 8 मार्च के दिन 25 करोड़ से मिल पाएंगे महिलाओं को। 8 मार्च के दिन 25। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। पहला फोकस क्या होगा? आशीष सर, आशीष सर, आशीष सर, महिलाओं को, आशीष सर, आशीष। तो साथ ही साथ जो आपने सुना होगा ब्रेकिंग न्यूज, तो हमने आपको दिखाई, हमने बंटवारा भी बताया मंत्रालयों का क्या कुछ है, लेकिन खास तौर पर हमने जो बात आपको महत्वपूर्ण ये भी बताई कि उसी के साथ साथ एक और जो चीज उनके द्वारा घोषित की गई वो ये थी कि उनको जो है आयुष्मान योजना जिसको लागू किया जाना था उसको भी लागू दिल्ली में कर दिया गया। चलिए अब इसी खबर पर आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली को रेखा गुप्ता के रूप में अपनी चौथी महिला मुख्यमंत्री मिल गई हैं। रेखा गुप्ता के साथ आज रामलीला मैदान में उनके मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली। शपथ के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई बड़े और महत्वपूर्ण ऐलान किए, जिनसे साफ हो गया है कि वो दिल्ली में भाजपा के वादों को प्राथमिकता देंगी।
उन्होंने अपने सभी मंत्रियों के साथ यमुना के वासुदेव घाट में आरती में भी भाग लिया। वो भी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई थी। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए की सहायता राशि देने का वादा किया था, जो अब पूरा किया जा रहा है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह राशि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। रेखा गुप्ता का यह कदम बीजेपी के महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है, खासकर जब महिलाएं दिल्ली विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका में थीं। महिला मतदाताओं ने इस बार पुरुषों से अधिक मतदान किया और इसका प्रतिफल बीजेपी को 48 सीटों पर जीत के रूप में मिला। इस सफलता में महिला कल्याण योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन सबसे बड़ा बयान रेखा गुप्ता ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर दिया। केजरीवाल ने जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपने आधिकारिक आवास को आलीशान शीश महल में तब्दील कर दिया था, तो यह मुद्दा आलोचना का विषय बना रहा था, अब भी है। रेखा गुप्ता ने साफ किया कि वो भ्रष्टाचार की मूरत इस महलनुमा इमारत में नहीं रहेंगी और इसे संग्रहालय में बदल देंगी। ये कदम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की प्रबंधन शैली और भ्रष्टाचार को लेकर कड़ी आलोचना का हिस्सा माना जा सकता है। अधिकांश समय केजरीवाल ने खुद को आम आदमी के नेता के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन शीश महल जैसे कदम उनके दावे को झूठा साबित करते हैं। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आते ही कई वादे किए थे, लेकिन उन वादों के पालन में लगातार असफल रही। ये नहीं भूलना चाहिए कि केजरीवाल ने पहले अपनी सरकार के खर्चों पर नियंत्रण का दावा किया था, लेकिन शीश महल जैसे प्रतीकात्मक फैसलों ने इस दावे को खारिज कर दिया। रेखा गुप्ता का यह ऐलान दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ लाता है, जिसमें वे न सिर्फ केजरीवाल के अति खर्चीले फैसलों का विरोध कर रही हैं, बल्कि एक साफ और पारदर्शी शासन का वादा भी कर रही हैं। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न आपसे पूछा था, सभी तमाम अपडेट्स तो आपको हमने अपडेट में के साथ दी हैं 9 बजे, वो भी जनमत में, लेकिन पोल भी जरूरी है। देखिए, क्या शीश महल भ्रष्टाचार की कमाई से बना? ये हमने प्रश्न पूछा जनता से। 93% 93% लोगों ने कहा हाँ, केवल 7% कह रहे हैं ना। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर तीरा कस्बे में मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद के बाहर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने का विरोध किया था। मुसलमानों का कहना था कि प्रतिमा लगाए जाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे मस्जिद के सामने ना लगाया जाए। यदि ऐसा होता है तो नफरत की भावना पैदा हो सकती है। लेकिन 2 दिनों बाद कुछ मुसलमानों ने आपत्ति वापस ले ली है। समुदाय के कुछ सदस्य अब स्थापना समारोह में शामिल भी हो सकते हैं। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि मुस्लिम सुधार सभा ने प्रतिमा की स्थापना का समर्थन किया है और समुदाय के कुछ सदस्य स्थापना समारोह में भाग भी ले सकते हैं। यह घटना मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा हमीरपुर प्रशासन को ज्ञापन सौंपने से के बामुश्किल 2 दिन बाद हुई है, जिसमें वार्ड नंबर 4 में मस्जिद के बाहर बनाए जा रहे पार्क में महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित न करने का अनुरोध किया गया था। ज्ञापन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने प्रशासन से स्वीकृत स्थान पर प्रतिमा स्थापित करने के अपने निर्णय से पीछे न हटने का आह्वान किया। इस घटनाक्रम को लेकर कस्बे में तनाव है और उपायुक्त ने एसडीएम से इस मुद्दे पर गौर करने को कहा है। समुदाय के एक ग्रुप ने कहा कि वे पार्क में मूर्ति की स्थापना का स्वागत करते हैं। अजमेर ठाकुर के अनुसार समिति के प्रमुख ने कहा कि वो चाहते हैं कि दोनों समुदाय शांतिपूर्वक रहें, लेकिन सोचने वाली बात, पवित्र महाकुंभ को बदनाम करने के क्रम में सोशल मीडिया पर हिंदू लड़कियों की इज्जत उछालने का मामला प्रकाश में आया है। पता चला है कि सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंटों से लड़कियों की नहाते हुए फोटो वीडियो साझा की जा रही हैं। इससे छोटा मन किसी का, इतना छोटे दिमाग मेरे को नहीं लगता हो सकता है। इससे गंदी सोच किसी की नहीं हो सकती है। आपको बता दूं कि इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई है कि लड़कियों के नहाने की वीडियो को डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। उन्हें टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ हजार रुपयों में, महज कुछ हजार रुपयों में वायरल करने का काम हो रहा है। पुलिस ने अब इन शिकायतों की जांच करनी शुरू कर दी है।
वीडियोस डार्क वेब पर बेची गई या नहीं, इसकी जांच के लिए पुलिस ने इंस्टाग्राम के हेड ऑफिस कैलिफोर्निया को एक ईमेल भेजकर अकाउंट की डिटेल्स मांगी हैं। साथ ही जिन अकाउंट्स ने लड़कियों के नहाने की फोटो साझा करते हुए महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की है, उनके ऊपर भी पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यूपी पुलिस ने कामरान अलवी नाम के कथित पत्रकार को गिरफ्तार किया था। बहुत से लोग खुद को पत्रकार बताते हैं लेकिन अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सोच ही उनकी गंदी है। उसने महिलाओं की नहाते हुए नहाने की एक वीडियो को शेयर किया हुआ था और लिखा था संगम घाट का भव्य नजारा। देखिए इस जिहादी मानसिकता के व्यक्ति की सोच कितनी घटिया है। ये अपने घर वालों की फोटो थोड़ी ना साझा करेगा, ये हिंदू बहन बेटियों की फोटो वीडियो नहाते हुए साझा करेगा। पुलिस ने इस वीडियो को देखने के बाद कामरान अलवी को अरेस्ट कर लिया है। वहीं पुलिस अन्य लोगों की भी छानबीन कर रही है जिन्होंने महिलाओं की ऐसी वीडियो प्रसारित करने का काम किया है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में कुंभ मेला प्रयागराज के साइबर थाने में सब इंस्पेक्टर पूजा रायकुवार ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79, 353, IT एक्ट की धारा 67 में 17 फरवरी को एफआईआर कराई है। एफआईआर में बताया गया है कि आईडी में महिलाओं के नहाने के वीडियो डाले गए हैं। अब पुलिस इस केस की जांच कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इन वीडियोस को बनाने के बाद टेलीग्राम ग्रुप पर 1900 से 4000 रुपए तक में बेचा जा रहा है। इसकी सच्चाई क्या है, पुलिस लगातार इसे जानने का प्रयास कर रही है। वहीं जो कोई भी महाकुंभ पर झूठ फैलाने का या महिलाओं की इज्जत से छेड़छाड़ करने का काम कर रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है। जानकारी के मुताबिक कुंभ में अब तक सोशल मीडिया से जुड़ी 12 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। एक टेलीग्राम चैनल सीसीटीवी चैनल 11 पर भी कार्रवाई हुई है। तो देखिए ये हालत है कुछ लोगों की जो कि एक पवित्र पावन अवसर पर एक महाकुंभ में उस दौरान जो माताएं बहनें जो नहा रही हैं उनकी वीडियो बनाते हैं और उसको डार्क वेब पर बेचते हैं, लेकिन इनका इलाज पुलिस जरूर करेगी। अब हम बात करेंगे टेस्ला की, अमेरिका की और भारत की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेक इन यूएस नीति भारतीय पीएम मोदी की मेक इन इंडिया नीति से टकराने लगी है। भारतीय उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैक्स यानी जैसे को तैसा टैक्स लगाने की घोषणा के बाद अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता इलॉन मस्क टेस्ला के भारत में प्लांट लगाने की संभावना अब धूमिल पड़ भी सकती है, लेकिन अभी तक तो यह होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपने आवास पर चर्चित उद्योगपति इलॉन मस्क के साथ एक संयुक्त साक्षात्कार में साफ कहा कि यदि मस्क भारत में कार बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं तो ये हमारे साथ बड़ा अन्याय होगा। ट्रंप ने इस बयान से जो है भारत में टेस्ला प्लांट लगाने के कयासों को झटका लगाया है। राजस्थान समेत करीब 7 राज्य इसमें अवसर खोज रहे थे। अमेरिकी चैनल के साथ बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हर देश ने अमेरिका का फायदा उठाया है, सबने हमसे ज्यादा टैरिफ वसूला है, पैसा वसूला है। उन देशों ने अमेरिका के लिए कार बेचना ही मुश्किल कर दिया है, खास तौर पर भारत ने। साक्षात्कार के समय साथ बैठे इलॉन मस्क ने सहमति जताई कि भारत अमेरिकी मोटरसाइकिल पर 100% टैरिफ लगाता रहा है, जबकि अमेरिका में भारतीय मोटरसाइकिल पर 2.4% टैरिफ है। वहीं जानकारी यह भी है कि इलॉन मस्क की टेस्ला भारत में अप्रैल तक कारों की बिक्री शुरू कर सकती है। शुरुआत में बर्लिन प्लांट से कारें भारत लाई जा सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि शुरुआत में $25,000 यानी करीब 21 लाख रुपए से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेश की जा सकती हैं। सोचिए ये सस्ती होंगी टेस्ला जैसी कंपनी के लिहाज से। वाहनों की बिक्री के लिए मुंबई और दिल्ली में शोरूम बनाने के लिए जगह तलाश ली गई है, जगह तय हो चुकी है। टेस्ला ने भारत में प्लांट लगाने के बारे में आधिकारिक रूप से कोई वादा नहीं किया है। भारत सरकार भी मेक इन इंडिया नीति के तहत चाहती है कि टेस्ला भारत में प्लांट लगाए। इसके लिए कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में मस्क से मुलाकात के बाद समझा जा रहा था कि टेस्ला प्लांट लगाने का रास्ता खुल सकता है। वहीं ट्रंप ने कहा कि अब यदि ये भारत में फैक्ट्री लगाते हैं तो अच्छा है, लेकिन ये हमारे साथ अन्याय होगा, अन्याय हमारे साथ अनफेयर होगा। ट्रंप को इसलिए बुरा लग गया है, वो कह रहे हैं कि बड़ा अन्याय, मूंगफली हो या कोई और चीज, भारत में ज्यादा टैक्स है। अब हम भी वही करने जा रहे हैं, पारस्परिक टैक्स जैसे को तैसा। ये हमें पसंद नहीं है, लेकिन अब हम वही करने जा रहे हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं। यानी जितना आप लगाएंगे हम भी उतना ही वसूलेंगे, हर देश के साथ ऐसा ही करेंगे।
अमेरिकी सरकार के कार्य दक्षता विभाग द्वारा भारत में मतदान के लिए $2.1 करोड़ का फंड रद्द करने के फैसले का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थन किया। ट्रंप ने कहा कि भारत के पास पहले ही बहुत पैसा है और वो दुनिया के सबसे ज्यादा कर वसूलने वाले देशों में से एक है। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य जताया कि अमेरिका को पैसे देने की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो ट्रंप जो है वो अपने मामलों में अडिग रहते हैं, लेकिन भारत भी अपने हित को सोचकर ही चलेगा। भारत को भी पता है कि भाई मेक इन इंडिया को ही प्राथमिकता देनी है। विदेश से कोई व्यापार करना आना चाहता है वो एक अलग बात है, उसका भी स्वागत है। हम भी बाहर व्यापार जो करते हैं, हमारी भी बड़े उद्योगपति जो व्यापार बाहर करते हैं, बाहर जो हमारी कंपनीज है वो चलती हैं, लेकिन अपना हित हमें सर्वोपरि रख के ही चलना होगा। डोनाल्ड ट्रंप भी यही कर रहे हैं और उनकी इस बात को बेहतर समझते भी हैं। चलिए, ये खबर हमने आपको बताई पोल के माध्यम से। इस खबर पर भी हमने आपसे प्रश्न पूछा कि भारत में टेस्ला प्लांट लगाने देंगे ट्रंप। हां बोल रहे हैं 76%, 24% ना भी बोल रहे हैं, वो भी एक बड़ा आंकड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। विश्व में भारत ही नहीं बल्कि लगभग सभी देश इस्लामिक आतंक से ग्रस्त हैं। सभी गैर मुस्लिम देशों को यह दंश झेलना पड़ रहा है। काफिरों को मारने और दुनिया भर में इस्लाम को फैलाने का इनका मंसूबा ना जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतार चुका है। अफ्रीकी देश कांगो में भी इस्लामी आतंकियों का उत्पात लगातार जारी है। कांगो में आईएसआईएस यानी आईसिस जिसको कहते हैं, आईएसआईएस के आतंकी लगातार ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं और काफिर होने के चलते उनकी हत्या कर रहे हैं। उन्होंने एक चर्च में, देखिए जहां पर ईसाई प्रेयर करते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं, वहां एक चर्च में गए हुए 70 ईसाइयों की हाल ही में हत्या कर दी। चर्च जाना उनको भारी पड़ गया। कई का गला रेत दिया गया था, गला रेत कर हत्या की गई। 2025 के पहले महीने में ही कांगो में इस्लामी आतंकियों ने 80 से अधिक ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया है। कांगो में जारी अस्थिरता के बीच यहां रहने वाले ईसाइयों के लिए अब जीना मुहाल हो गया है। दुनिया भर में प्रताड़ित ईसाइयों के लिए काम करने वाली एक संस्था ओपन डोर्स के अनुसार 13 फरवरी 2025 को इस्लामिक स्टेट के साथ जुड़े लड़ाकों ने लुबेरा इलाके में हमला कर दिया। यहां एक गांव को घेरकर ये 20 महिलाओं और पुरुषों का अपहरण कर ले गए। जब यहां के गांव वालों ने इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया तो ये इस्लामी लड़ाके फिर गए और 50 और लोगों को उठाकर वहां से ले गए। इसके बाद इन्हें दूसरे एक इलाके में चर्च के भीतर ले जाया गया। इसके बाद यहां इनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। तो कितने क्रूर ये आतंकी हैं, इसका अंदाजा आप लगाइए। घटना के बाद यहां रहने वाले कई ईसाई अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। कई ईसाइयों का अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया, उनकी जो आखिरी फ्यूनरल होता है वो भी नहीं हो पाया है। ईसाइयों की हत्या करने वाले इस्लामी लड़ाके खुला घूम रहे हैं, कांगो के भीतर घूम रहे हैं और कांगो के भीतर ईसाइयों पर यह कोई पहला हमला नहीं है। जनवरी 2025 में ही लगभग 90 ईसाइयों की हत्या कांगो में की गई। ये हत्याएं आईएसआईएस ने ही की हैं, यानी आईसिस ने ही की हैं। ज्यादातर हत्याएं इतुरी और उत्तरी किवू राज्य में की गई हैं। ये राज्य बीते कई सालों से हिंसाग्रस्त है, यहां पर हिंसा होती रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से लेकर अब तक कम से कम, आंकड़ा कम ही होगा, 6000 ईसाइयों की हत्या आईसिस कांगो के भीतर कर चुका है। अब आईसिस के आतंकी यहां गांवों पर हमला करके लोगों का अपहरण करते हैं और फिर उन्हें मार देते हैं। ये लोगों के घरों में भी आग लगा देते हैं। कांगो में क्रिसमस जो इनका त्योहार होता है ईसाइयों का, उसमें 2024 के बाद से 200 से अधिक ईसाई अलग अलग हमलों में मारे जा चुके हैं। इस्लामी आतंकियों के निशाने पर ईसाइयों को मदद पहुंचाने वाले संगठन भी हैं। 7 फरवरी को ही एक एजेंसी के 3 ईसाई कार्यकर्ताओं को मार दिया गया था। 10 फरवरी को 50 ईसाइयों को मार दिया गया था। सबसे हैरत की बात तो यह है कि कांगो एक ईसाई बहुल देश है, यानी वहां पर ईसाई ज्यादा हैं, फिर भी वहां इस देश में प्रताड़ित उनको किया जा रहा है, वही प्रताड़ित हैं। कांगो की आबादी 10 करोड़ से अधिक है, इसमें से लगभग 95% आबादी ईसाई है। हालांकि इन ईसाइयों पर कांगो और आसपास के देशों से आने वाले इस्लामी आतंकी लगातार हमला करते रहे हैं। बता दें कि कांगो लंबे समय से गृह युद्ध में फंसा हुआ है। कांगो की सरकार के खिलाफ M23 नाम के एक विद्रोही समूह ने हथियार उठा रखे हैं। M23 लगातार कांगो के भीतर हमले कर रहा है और बड़े इलाकों में अपने कब्जे स्थापित कर रहा है। कांगो की सरकार का आरोप है कि M23 समूह को पड़ोसी देश रवांडा का समर्थन प्राप्त है।
M23 और सरकार के बीच की लड़ाई में आईसिस को जो है ईसाइयों को प्रताड़ित कर रहे हैं और उनका प्रभाव भी उन इलाकों में अधिक है जहां ये लड़ाई जोर शोर से चल रही है। कांगो के ईसाई समूह लगातार विद्रोही लड़ाके और सरकार के बीच बातचीत के प्रयासरत हैं। अमेरिकी सरकार के अनुसार कांगो में आईसिस के आतंकी खिलाफत का राज्य कायम करना चाहते हैं कि वहां खिलाफत का राज्य स्थापित हो। बताया जाता है कि कांगो में लगभग 2000 आईसिस लड़ाके मौजूद हो सकते हैं। इनकी ठीक संख्या का अंदाजा किसी को भी नहीं है। कांगो आईसिस आतंकी पड़ोसी देश युगांडा में भी हमले करते हैं। ये सीधे हमले करने के साथ ही आईईडी धमाके करना भी सीख गए हैं। इनका मुखिया शेख मूसा बुलाकू नाम का एक आतंकवादी है, वहीं मेड्डी नाम का एक आतंकी इनके मिलिट्री ऑपरेशंस को देखता है। कांगो के ईसाई बहुल देश होने के चलते आईसिस के निशाने पर यही लोग रहते हैं, यानी कि ये मुसलमान जो हैं ये ईसाइयों की हत्या करते हैं। कांगो में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति ठीक नहीं है और सरकारी सुरक्षा एजेंसियां भी मजबूत नहीं हैं। ऐसे में आईसिस आतंकी जिस इलाके को चाहें निशाना बनाते हैं और हमले के बाद वहां से भाग भी जाते हैं। तो ये देखिए 95% जहां पर ईसाई हैं वहां पर यह हाल है, उनको काफिर कहकर मार दिया जाता है। ये कांगो की तस्वीर है। सोचिए एक झटके में 50 से 70 लोगों को ये कभी भी मार सकते हैं, चर्च के भीतर गला रेत कर भी मार सकते हैं। चलिए ये खबर भी हमने आपको बताई और इस खबर पर भी पोल के माध्यम से हमने आपसे एक प्रश्न जो पूछा वो भी आपको बता देते हैं। हमने आपसे प्रश्न पूछा था, क्या विश्व झेल रहा है इस्लामी आतंक का दंश? तो ये हमारा प्रश्न आपसे था, तो उत्तर था 98% लोगों ने कहा हां, 2% लोगों ने कहा ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के तहत अमेरिका से भारतीयों समेत करीब 300 प्रवासियों को निकाला गया है। इन निर्वासितों को पनामा के एक होटल में रखा गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको लगती होगी, लेकिन ये भारत से जुड़ी हुई है। सोचिए, इनको जो भारतीय ही हैं, भारतीय निवासी हैं, इन निवासितों को पनामा के एक होटल में रखा गया है, जहां से वो पेपर पर लिखे संदेशों के जरिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हैं जिसमें निर्वासित पनामा सिटी के डेकापोलिस होटल की खिड़कियों पर प्लीज हेल्प अस और वी आर नॉट सेफ इन आवर कंट्री, प्लीज हेल्प अस यानी हमारी मदद करिए, वी आर नॉट सेफ इन आवर कंट्री यानी हम इस देश में जो है सेफ नहीं है, लिखे संदेश लेकर खड़े हुए हैं। पनामा के अधिकारी निर्वासितों को उनके देश भेजने के लिए संबंधित देशों के अधिकारियों के संपर्क में हैं और इसी क्रम में उन्होंने भारतीय अधिकारियों से भी बात की है। पनामा स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से एक ट्वीट कर दिया गया और कहा गया है कि वो निर्वासितों को लेकर पनामा की सरकार से बातचीत कर रहे हैं। भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है कि पनामा के अधिकारियों ने हमें सूचना दी है कि अमेरिका से भारतीयों का एक समूह पनामा पहुंचा है। उन्हें एक होटल में सुरक्षित तरीके से रखा गया है और सारी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। दूतावास की टीम ने निर्वासितों के लिए काउंसलर पहुंच यानी काउंसलर एक्सेस हासिल कर लिया है। हम निर्वासितों की भलाई के लिए पनामा की सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 300 निर्वासितों में सबसे अधिक नागरिक भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के हैं। ट्रंप प्रशासन इनमें से कई देशों के प्रवासियों को उनके देश भेजने में दिक्कतों का सामना कर रहा है और पनामा को स्टॉप ओवर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, यानी अमेरिका से अवैध प्रवासियों को सीधे उनके देश भेजने के बजाय पहले पनामा भेजा जा रहा है। ये बड़ा खुलासा भी होगा, अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो देखिए। और फिर देखिए, पनामा पहले उनको भेजते हैं और फिर पनामा से वो अपने देश जा रहे हैं। निर्वासितों को होटल में रखने और उनकी तरफ से मदद की गुहार लगाए जाने को लेकर पनामा के सुरक्षा मंत्री फ्रैंक अब्रेगो ने कहा कि अवैध प्रवासियों से उनकी आजादी नहीं छीनी गई है, लेकिन उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें हिरासत में रखा गया है। मीडिया से बात करते हुए अब्रेगो ने कहा कि निर्वासितों को मेडिकल सहायता और खाना दिया जा रहा है, जैसा कि अमेरिका पनामा प्रवासी समझौते में तय हुआ है। सुरक्षा मंत्री अब्रेगो ने यह भी बताया कि जो निर्वासित वापस अपने देश नहीं जाना चाहते, उन्हें कोलंबिया और पनामा की सीमा के पास शेल्टर होम में रखा जाएगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी किसी अन्य देश में उन्हें बसाने का काम करेगी। मंत्री के मुताबिक कम से कम 171 अवैध प्रवासी अपने देश वापस लौटने को राजी हैं, जबकि 97 निर्वासित अपने देश नहीं लौटना चाहते हैं। इन निर्वासितों को शेल्टर होम में भेज दिया गया है।
कोस्टा रिका ने भी घोषणा की है कि वो पनामा और ग्वाटेमाला की तरह ही समझौते के तहत अमेरिका से निर्वासित अवैध प्रवासियों को अपने देश आने की अनुमति देगा। बुधवार को भारतीय समेत 200 अवैध प्रवासियों का समूह अमेरिका की एक कमर्शियल फ्लाइट से ग्वाटेमाला पहुंचा। कोस्टा रिका ने साफ किया कि इस प्रक्रिया में जितना भी खर्च आ रहा है उसका वहन अमेरिकी सरकार कर रही है। देखिए तो अमेरिकी सरकार कितनी तेज है इस मामले में, पैसा अपनी जेब से लगा रहे हैं और अवैध प्रवासियों को अपने देश से निकालकर पनामा जैसे देशों में छोड़ देते हैं। बता दें कि अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में अमेरिका में 1.1 करोड़ लोग अवैध रूप से रह रहे थे, जिनमें सबसे अधिक नागरिक मेक्सिको, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर और होंडुरास के थे। वहीं भारत की बात करें तो अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों की संख्या में गिरावट आई है। 2018 में जहां 4.8 लाख भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, वहीं 2022 में यह संख्या घटकर 2.2 लाख हो गई थी। लेकिन अमेरिका से निर्वासित और पनामा में फंसे और प्लीज हेल्प ये लिख रहे हैं खिड़कियों के बाहर, तो ये बहुत दुखी करता है और इस पर जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। चलिए ये खबर भी आपको बताई, अब अगली खबर का रुख करेंगे। एक जिम से रिलेटेड ये खबर आपको जो है वो मैं बताने का प्रयास यहां पर करता हूं। देखिए, जिम में पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते समय राजस्थान के बीकानेर की एक लड़की की गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हो गई है। इस लड़की का नाम यष्टिका आचार्य था, जो 17 साल की थी। नेशनल चैंपियन रह चुकी यष्टिका की वजन उठाते समय मौत पर काफी सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग ट्रेनर की गलती बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि हाथ स्लिप होने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ा और उससे यह हादसा हो गया। ऐसे हादसे पर 4 बार मिस्टर इंडिया रहे और पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके बॉडी बिल्डर ने बताया कि यष्टिका ने इतना हेवी लिफ्ट करते समय कौन कौन सी गलतियां की हैं। आपको उसकी मौत का जो कारण बनी वो भी हम आपको बताते चलते हैं, आपको ग्राफिक्स के माध्यम समझाएंगे। लेकिन ध्यान से, अगर आप भी जिम जाते हैं, आजकल हर कोई जिम जाना चाहता है, लेकिन पावर लिफ्टिंग अगर आप कर रहे हैं, कुछ सावधानियां। एक्सपर्ट ने बताया कि ये जो हादसा हुआ है वो काफी खतरनाक है। इस वीडियो को देखकर काफी गलतियां दिख रही हैं जिसके कारण यह हादसा हुआ है। सबसे पहली बात तो यह कि लड़की जिस रैक से वजन उठा रही है उसकी ऊंचाई लड़की के कंधे से करीब 1 से 2 इंच ऊपर है। हाइट ज्यादा है जिससे वजन उठाया जा रहा है, यानी कि लड़की ने उस वजन को अपने कंधे से नीचे यानी ट्रैप्स मसल्स पर रखने के लिए अपने पैरों के पंजों को लगभग 1 इंच ऊपर उठाया और उसके बाद वजन को अपने कंधे पर रखा, यानी कि हल्का सा पैर उठाकर और फिर वजन को जब उठाया तो ऐसे में इतना अधिक वजन का लोड लड़की के पंजों पर सीधा आया और इसने उसके बैलेंस को बिगाड़ दिया। दूसरी बात करें तो लड़की जैसे ही वजन उठाकर पीछे हटती है तो उसका पैर नीचे रखी रबड़ की मैट के कॉर्नर पर रखती है और उसका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इसलिए वजन उठाते समय पैरों के नीचे की सतह फ्लैट होनी चाहिए, यह ध्यान रखना है। यदि लड़की का बैलेंस मैट के कारण नहीं बिगड़ता तो इस हादसे के चांस कम हो जाते। इसके अलावा ट्रेनर ने लड़की को इतना हेवी लिफ्ट कराने और उसे बैलेंस बनाने तक पकड़ कर नहीं रखा। ट्रेनर सिर्फ अंगूठे से लड़की की बारबेल को हल्का सा सपोर्ट दे रहा था, यानी रॉड को हल्का सा सपोर्ट दे रहा था। लेकिन इतनी ज्यादा भारी लिफ्ट, इतनी हैवी लिफ्ट करते समय सपोर्ट हमेशा पेट या बेल्ट के यहां से दिया जाता है। लड़की की बारबेल के दोनों तरफ जो लोग खड़े हैं उनमें से दाईं तरफ से जो सपोर्ट देने खड़े थे वो वजन संभाल नहीं पाए और इसके कारण बारबेल का संतुलन बिगड़ा और अचानक संभल ना पाने के कारण वो गिर गई। इस पर और क्या सावधानियां हैं जिम में वो आपको बताता मैं चलता हूं कि हेवी लिफ्टिंग से पहले कौन कौन सी सावधानियां रखें। सेफ्टी एक्सरसाइज पर ध्यान दें। अब ये देखिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड से ट्रेनिंग करें कि भाई पहले कम वजन, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, इस तरीके से अपने वेट को इंक्रीज करिए। एकदम से मत उठा लीजिए वजन। ईगो लिफ्टिंग ना करें। ईगो लिफ्टिंग का एक एग्जांपल ये कि भाई आप सोचे कि नहीं मैं आज ही 100 किलो उठाऊंगा, आज ही 120 उठाऊंगा, ऐसे में आपको रिस्क होगा। जो जिम इक्विपमेंट्स हैं और सेफ्टी को जाने, उसमें हर किसी में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, अपने ट्रेनर को साथ रखिए। कोच एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन वाला हो, कोच भी आजकल बहुत से लोग बने हुए हैं, आप उसकी भी वैधता देखिए कि वाकई वो सर्टिफाइड कोच है या नहीं है। अब आगे आपको बताते हैं कि हेवी लिफ्टिंग से पहले क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। देखिए, हेवी लिफ्टिंग से पहले तैयारी है बॉडी की क्षमता को पहचानें, कैपेसिटी के मुताबिक लिफ्ट करें, लिफ्टिंग के बाद स्ट्रेचिंग करना ना भूलें और लिफ्टिंग से पहले वार्म अप और मोबिलिटी पर ध्यान दें। चलिए
मुद्दे और भी थे, विस्तार से और भी आपको समझाना था देखिए, लेकिन ये जिम वाला मुद्दा महत्वपूर्ण था, इसको आप याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए, कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।